इटली का 2026 बजट ड्राफ्ट बिल एक खास लाइन की वजह से दुनिया भर में हेडलाइन बन चुका है। बैंक ऑफ इटली द्वारा मैनेज और होल्ड किए गए गोल्ड रिजर्व राज्य के नाम पर इतालवी लोगों के हैं। ये वो लाइन है जो आज के समय चर्चा के केंद्र में है। पहली नजर में यह लाइन देशभक्ति से भरी लगती है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह सिर्फ एक सिंबॉलिक बयान है या इसके पीछे इटली के लगभग 300 बिलियन डॉलर के गोल्ड रिजर्व को मोनेटाइज करने की तैयारी है? लेकिन रुकिए, सवाल ये नहीं कि इटली का गोल्ड किसका है। सवाल यह है कि क्या यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब अपनी आखिरी सेफ्टी नेट को छूने जा रही है? क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी कोई सरकार लोगों की संपत्ति जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है तो इसके पीछे अक्सर मजबूरी छिपी होती है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनकी राइट विंग कोलिएशन कहती है कि इसमें कोई भी गलत या संदिग्ध नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल दुनिया इतनी भोली नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई सरकार अचानक गोल्ड की ओनरशिप या लोगों की संपत्ति की भाषा बोलने लगे तो मार्केट को शक होना लाजमी है। खासकर तब जब वही देश यूरोप में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हो। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इटली का गोल्ड सिर्फ धातु नहीं है, यह राजनीति, सुरक्षा और मनोविज्ञान तीनों का मिश्रण है। और क्या ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर मेलोनी सरकार इसे बेचने या गिरवी रखने की सोच रही है? लेकिन इसके पहले इतिहास में पीछे जाना जरूरी है, क्योंकि सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी तिजोरी लगभग खाली हो चुकी थी, वही देश कुछ ही दशकों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन गया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिसी थी या उस वक्त की एक बड़ी मजबूरी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में यूरोप की हालत काफी खराब थी, और उन सबसे खराब हालत थी इटली की, क्योंकि नाजी फोर्सेस ने इटली के फासीवाद रिजीम के साथ मिलकर लगभग 120 टन गोल्ड जब्त कर लिया था। और युद्ध खत्म होते होते यह घटकर सिर्फ 20 टन रह गया था, यानी गोल्ड लगभग खाली तिजोरियों के साथ खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि युद्ध के बाद अचानक तस्वीर बदलती है। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत इटली को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद दी। इस फंड ने इटली को सिर्फ खड़े ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा दौर शुरू किया जिसे बाद में इटालियन इकोनॉमिक मिरेकल कहा गया। 1950 से लेकर 1960 तक चले दशक में इटली की अर्थव्यवस्था 5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही थी। इटली एक एक्सपोर्ट ड्रिवेन इकोनॉमी बन गया। हैंडबैग, फैशन, मशीनरी और फिएट कार्स दुनिया भर में बिकने लगी। इस एक्सपोर्ट से इटली में डॉलर आए और अमेरिकी मदद से भी काफी सारे डॉलर आए। लेकिन यहाँ इटली ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी फाइनेंशियल पहचान ही बदल दी। उसने इन डॉलरों को खर्च करने के बजाय गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त इटालियन लीरा काफी कमजोर थी और गोल्ड खरीदना निवेशकों को यह सिग्नल देता था कि इटली फाइनेंशियल डिसिप्लिन में विश्वास रखता है। यह भविष्य के झटकों के खिलाफ एक बीमा था, और यही इंश्योरेंस आगे चलकर इटली की सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ा विवाद भी। नतीजा यह हुआ कि 1960 तक इटली की गोल्ड होल्डिंग्स लगभग 1400 टन तक पहुंच गई थी, जिसमें जब्त किए गए गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था, जो 1958 तक रिकवर कर लिया गया था। लेकिन यह गोल्डन एज ज्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि जो इकोनॉमी तेजी से ऊपर जाती है, अगर उसने ब्रेक लगाना नहीं सीखा तो गिरावट उतनी ही खतरनाक होती है। 1980 के दशक में इटली की इकोनॉमी स्लो होने लगी और ग्रोथ बनाए रखने के लिए सरकारों ने उधार लेना शुरू किया। 1980 में जहां पब्लिक डेब्ट जीडीपी के करीब 59% तक था, 1994 तक वही डेब्ट करीब 123% तक पहुंच चुका था, जो फ्रांस और जर्मनी से लगभग 2 गुना था। कमजोर प्रोडक्टिविटी और स्लो ग्रोथ की वजह से 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने इटली को बुरी तरह से हिट किया। और अब यहाँ एक फैसला आने वाले दशकों की कहानी तय करता है। जब यूके, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व का हिस्सा बेच दिया, तब इटली ने साफ मना कर दिया, और यही फैसला आज इस पूरी बहस की जड़ है। इसकी वजह थी बैंक ऑफ इटली, जो इन रिजर्व्स को कंट्रोल करता है और 1999 से यूरोजोन रूल के तहत एक लीगली इंडिपेंडेंट है। यानी चुनी हुई सरकार भी
सीधे दबाव नहीं डाल सकती। और यहीं से लोकतंत्र और फाइनेंस आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वोट से बनी हुई सरकार और दूसरी तरफ एक ऐसा सेंट्रल बैंक जो सरकार की भी नहीं सुनता। इस बैंक ने लगातार पॉलिटिकल प्रेशर को रेजिस्ट किया और गोल्ड को हाथ भी नहीं लगाने दिया। नतीजा ये हुआ कि आज इटली के पास अपने पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा गोल्ड है। उसके ऑफिशियल रिजर्व का करीब 75% हिस्सा गोल्ड में है, जबकि पूरे यूरो एरिया का एवरेज करीब 66.5% के करीब है। लेकिन दूसरी तरफ इटली का पब्लिक डेब्ट पिछले 2 दशकों से लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह करीब 3 ट्रिलियन यूरो से भी ऊपर जा चुका है और 2026 और आने वाले सालों में इसके और टॉप पर जाने की उम्मीद है। और यहीं से गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं रहता, बल्कि वोट बैंक, गुस्सा और उम्मीद तीनों बन जाता है। हार्ड लेफ्ट और हार्ड राइट दोनों पॉपुलिस्ट पार्टियां बार बार ये सवाल उठाती हैं कि जब देश कर्ज में डूबा है तो तिजोरियों में रखा गोल्ड क्यों न इस्तेमाल किया जाए। बैंक ऑफ इटली की वेबसाइट साफ तौर पर यह कहती है कि गोल्ड कोलेटरल के तौर पर लोन लिया जा सकता है या लास्ट रिसोर्ट में मार्केट में बेचा जा सकता है ताकि यूरो को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन बैंक ने ऐसा करने से इनकार किया और इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, बैंक गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक और एक अनचेंजेबल नेशनल एसेट मानता है जो अस्थिरता के दौर में शील्ड की तरह काम करता है। दूसरा, 300 बिलियन यूरो की वैल्यू होने के बावजूद यह देश के कुल डेब्ट का करीब 10% भी कवर नहीं करता, यानी बेचने से समस्या हल नहीं होगी। और तीसरा सबसे अहम कारण यह है कि ईयू का लीगल फ्रेमवर्क सेंट्रल बैंक को स्टेट बजट ट्रांसफर या फिर पब्लिक स्पेंडिंग फाइनेंसिंग करने से रोकता है। ऐसा करना सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस का सीधा उल्लंघन होगा और यही नियम यूरोस्केप्टिविस्ट और नेशनलिस्ट पार्टियों को सबसे ज्यादा चुभता है और वे लगातार गोल्ड की ओनरशिप को लेकर सवाल उठाते हैं और नेशनल कंट्रोल की मांग करते हैं। 2019 में भी यही मुद्दा ईसीबी और इटालियन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच काफी ज्यादा चला। 5 स्टार मूवमेंट के फाउंडर ने वैट से बचने के लिए फ्रांस के गोल्ड सेल का उदाहरण देते हुए रिजर्व का हिस्सा बेचने की बात कही और अब वही विवाद एक बार फिर से जिंदा हो चुका है जब 2026 में बजट स्क्रूटनी के दौरान इटालियन सीनेट में जब मेलोनी की पार्टी का एक छोटा सा अमेंडमेंट पास हो गया जिसमें कहा गया कि सेंट्रल बैंक के $300 बिलियन के गोल्ड रिजर्व बैंक के नहीं बल्कि इटली के लोगों के हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक पहले ही 2 बार इटली सरकार को बजट में इस तरह के रेफरेंस पर दोबारा सोचने को कह चुका है और उसका साफ यह कहना है कि अगर गोल्ड को स्टेट ट्रांसफर या फिर पब्लिक फाइनेंसिंग से जोड़ा गया तो यह सीधा यूरोपीय नियमों का उल्लंघन होगा क्योंकि सेंट्रल बैंक को पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग करने की मनाही है। लेकिन यहीं पर ब्रिक्स का मास्टर स्ट्रोक आता है। चाइना, रशिया और इंडिया ने मिलकर करीब 6000 प्लस टन गोल्ड स्टॉक कर लिया है। ब्रिक्स रियो समिट 2025 में करेंसी टॉक्स काफी ज्यादा गर्म थी। इटली और हंगरी जैसे देश ईयू रेबल ज्वाइन करने की तैयारी में हैं। आईएमएफ का डेटा भी यह कहता है कि आज के समय करीब 42% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड नॉन डॉलर में हो रहा है और 2026 में डॉलर को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि इटली का गोल्ड अब सिर्फ एक आर्थिक संपत्ति नहीं है और आज के समय गोल्ड इटली में होने के बावजूद ज्यादातर कंट्रोल यूरोपियन सेंट्रल बैंकों के पास है क्योंकि इटली की गवर्नमेंट भी ये जानती है कि आगे आने वाले समय में उनके पास गोल्ड पर पूरा कंट्रोल होना जरूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि ये अमेंडमेंट क्या करता है, बल्कि असली सवाल ये है कि यह भविष्य में कौन से नए रास्ते खोल देता है, क्योंकि कानून में लिखी एक लाइन कभी कभी कल की सरकार को एक नया हथियार दे देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कल इटली सच में अपने गोल्ड को छूता है तो क्या यह सिर्फ इटली की कहानी रहेगी या फिर पूरे यूरोप की फाइनेंशियल व्यवस्था और ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी।